नमस्कार दोस्तों, और मैं दीपक कुमार आपका फिर से स्वागत करते हैं सक्सेस लर्निंग की पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में 12th क्लास की जो प्रथम बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके बारे में हम अलग अलग क्लासें लगाते हैं। तो अभी तक हमारे 3 चैप्टर इसके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में मांग का सिद्धांत। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने बता दिया था आपको, जब हमने बेसिक क्लास ली थी, कि मांग और पूर्ति दो ऐसे जो चैप्टर आएंगे हमारे बीच में, जो जिनके ऊपर अर्थशास्त्र का जो है अधिकतम अध्ययन हमें इसी का करना है। तो आज हम बात करते हैं मांग का सिद्धांत। और जहां पर सिद्धांत नाम लग जाता है उसमें क्या आते हैं, कुछ नीति नियम आते हैं और नियमों का अध्ययन किया जाएगा। किसी वस्तु की मांग तथा मांगी गई मात्रा। तो मांग से हम क्या समझते हैं दोस्तों? तो सिंपल सी इसकी एक अर्थ है कि मांग क्या होता है, एक निश्चित कीमत, जो अपना समय पर, एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। और मांग की मात्रा क्या किसे कहते हैं? तो जितनी भी वस्तुओं का एक उपभोक्ता जितनी वस्तुओं की मांग करता है, जितनी मात्रा में मांग करता है, उसे ही वस्तु की मांगी गई मात्रा कहते हैं। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार लेंगे, अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की निश्चित समय में जो वस्तु की मांग की मात्रा की जाती है उसे क्या कहते हैं, मांग की मात्रा। जितनी मात्रा में वस्तु मांगी जाती है उसे वस्तु की मात्रा कहते हैं। और मांग की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? फर्ग्यूसन के अनुसार मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं। मात्राएं क्या है? जितनी क्वांटिटी में वो उसकी डिमांड करता है, जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ हम बातें जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर चलेंगे। एक तो क्या होती है, वस्तु की मात्राएं होती है। दूसरा क्या होता है, निश्चित समय होता है दोस्तों। समय क्या होता है, निश्चित होता है। और कीमत क्या होती है, विभिन्न कीमतों पर, यानी कि वस्तु की बाजार के अंदर जिस जो भी कीमत होगी उसके ऊपर उपभोक्ता उसे क्या है, इच्छा प्रकट करेगा खरीदने की। और उसके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब उसके पास इतना रुपया होना चाहिए, आय होनी चाहिए। तो फर्ग्यूसन के अनुसार क्या, मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अन्य बातें समान रहने पर, केवल कीमत में परिवर्तन होगा, बाकी की जो सभी हमारी अन्य बातें होती हैं वो क्या रहेंगी, समान रहेंगी। अन्य बातों में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? संबंधित वस्तुओं की मांग, उपभोक्ता की आय, रुचि तथा प्राथमिकताएं और संभावनाएं, ये सभी चीजें क्या रहेगी, समान रहेंगी। केवल और केवल परिवर्तन किसमें होगा, कीमत में परिवर्तन होगा। तो प्रत्येक संभव कीमत यानी विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य होना चाहिए। अब बात करते हैं मांग अनुसूची और मांग वक्र की। तो अनुसूची और वक्र क्या कहते हैं दोस्तों? परिभाषा एक ही लेकर चलेंगे, बस उसमें क्या करना है, हमें एक कुछ ही बातों का परिवर्तन करना है, बाकी हमारी सेम की सेम परिभाषा रहेगी। इसमें क्या करेंगे, एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा, देखो मांग अनुसूची की परिभाषा करते हैं। मांग दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग और एक होती है बाजार मांग। तो यदि हम सामान्य करेंगे, व्यक्तिगत मांग के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहते हैं? तो एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा, एक उपभोक्ता यानी कि व्यक्तिगत, एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा का तालिका प्रदर्शन क्या कहता है भी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। क्या कहेंगे, तालिका प्रदर्शन। बस इतना ही नाम ऐड करना है, बाकी परिभाषा सेम रहेगी। मांग का अर्थ हमने क्या लिया था, एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को मांग कहते हैं। और अनुसूची किसे कहेंगे? तो एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा का तालिका प्रदर्शन ही व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। और बाजार मांग वक्र किसे कहें, बाजार मांग अनुसूची किसे कहेंगे दोस्तों?
तो एक निश्चित समय में बाजार क्षेत्र के अंदर उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा का तालिका प्रदर्शन ही बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। व्यक्तिगत और बाजार में केवल इतना ही फर्क है कि उसमें हम क्या करेंगे, व्यक्ति का नाम लेंगे, और बाजार वाले में क्या करेंगे, बाजार के अंदर उपस्थित सभी उपभोक्ताओं का नाम लेंगे। दोबारा से इस परिभाषा को समझ लीजिए दोस्तों। ये परिभाषा आपके 4-5 चीजों में काम आएगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची में, बाजार मांग अनुसूची में, व्यक्तिगत मांग वक्र में और बाजार मांग वक्र में, और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मांग की परिभाषा में। तो इतना लेकर चलेंगे। देखो कुछ बातें आपको क्या करनी है, नोट करनी है। एक निश्चित समय होना चाहिए, विभिन्न कीमतें, क्योंकि अन्य बातें क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर, यानी केवल और केवल कीमतों में परिवर्तन होगा। तो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं, एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाएगी तो क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग। बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा एक निश्चित कीमत पर, अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। और जब इसका तालिका प्रदर्शन किया जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में अन्य बातें समान रहने पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को तालिका प्रदर्शन व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। और बाजार मांग अनुसूची किसे कहेंगे, तो अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में बाजार क्षेत्र में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को तालिका प्रदर्शन बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। वक्र के बारे में करेंगे। तो व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है दोस्तों, तो व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति वाली, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा का वक्र प्रदर्शन ही व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। और बाजार मांग वक्र किसे कहेंगे, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में बाजार के अंदर उपस्थित सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा का वक्र प्रदर्शन ही बाजार मांग वक्र कहलाता है। चलो अब हम समझते हैं। अभी दोस्तों ये परिभाषा आप अपने नोट कर लीजिए। एक परिभाषा और 5 बीमारियों की दवा है। किन किन की, एक मांग का अर्थ किसे कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं, और व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं, और बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं। तो अब मैं चलता हूं। देखो दोस्तों, आइसक्रीम एक हमने प्रोडक्ट लिया, एक वस्तु ली, उसकी कीमत देखो भाई, यदि 1 रुपया कीमत है। अब देखो डिमांड एंड प्राइस में क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक संबंध होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है। कीमत ज्यादा, मांग कम, कीमत कम, मांग ज्यादा। तो ये चलो भाई, एक आइसक्रीम की कीमत कितनी बताई है हमें, 1 रुपया। यदि किसी आइसक्रीम 1 रुपए में मिलती है तो उसकी मांग कितनी होती है दोस्तों, 4 मांग होती है, यानी कि 4 आइसक्रीम लेते हैं। कीमत बढ़कर 2 हो जाती है तो मांग कम होकर 3 हो जाती है। और यदि कीमत 3 रुपया हो जाती है तो कोई 2 ही आइसक्रीम खरीदेंगे। और यदि आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए हो जाती है तो आइसक्रीम केवल और केवल 1 खरीदी जाती है। यानी कि कीमत हमारी बढ़ रही है और मांग हमारी घट रही है। तो इसमें क्या हो गया, विपरीत संबंध हो गया। मांग और बाजार ये क्या होगा भाई, इनका तालिका प्रदर्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। यानी कि इसमें एक ही उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता ए और बी, यानी एक बाजार क्षेत्र में 2 उपभोक्ता हैं। अब उनका क्या है, 1 रुपया कीमत होने पर ए उपभोक्ता 4 आइसक्रीम खरीदता है तो बी 5 खरीद लेता है। 2 रुपया कीमत होने पर ए उपभोक्ता है वो
3 आइसक्रीम खरीद लेता है और बी उसकी 4 मात्राएं खरीदने के लिए इच्छुक है। अब कीमत 3 होने पर ए उपभोक्ता है वो 2 ही आइसक्रीम खरीदता है और बी उपभोक्ता है वो क्या करता है 3 आइसक्रीम खरीदता है। यानी उनकी मांग क्या होती है, धीरे धीरे कीमत बढ़ने पर कम होती जाती है और जब ₹4 आइसक्रीम की कीमत हो जाती है तो ए उपभोक्ता 1 ही आइसक्रीम खरीदता है और बी कितनी खरीदता है 2। अब बाजार का इनका अलग अलग प्रदर्शन करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो जाएगी। और हमने इनका संयुक्त रूप से यानी कि जोड़ करके जब हमने इसका प्रदर्शन दिखाया तब वो क्या हो गया है, टोटल मांग हो गई है बाजार के अंदर। यानी कि कुल मांग वक्र को क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। और उसका प्रदर्शन क्या हो जाएगा, बाजार मांग अनुसूची हो जाएगा। यानी ₹1 कीमत होने पर बाजार के अंदर डिमांड है 9 आइसक्रीम की, ₹2 कीमत होने पर पूरे बाजार में 7 आइसक्रीम खरीदी जाती है, ₹3 कीमत होने पर मांग घटकर 5 हो जाती है और ₹4 कीमत होने पर मांग 3 रह जाती है। यानी इसमें हमने ए और बी एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझने की आसानी के लिए केवल 2 ही उपभोक्ता बाजार के अंदर माने हैं। आप 3, 4, 5, 7, 10 कितने भी उपभोक्ता मान सकते हैं। उन सभी का यदि हम संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे तब वह क्या हो जाएगा, बाजार का अध्ययन हो जाएगा। यानी उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, बाजार की मांग हो जाएगी। अब दोस्तों व्यक्तिगत तालिका है उसका यदि वक्र द्वारा प्रदर्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। तो प्राइस हमने कहाँ पे लिए हैं, कीमत हमारी क्या होती है, वक्र प्रदर्शन में हमने जो हमारी ओ वाई होती है उस पर हम कीमत को दर्शाते हैं, ओ एक्स पर हम क्या दर्शाते हैं दोस्तों, क्वांटिटी यानी कि मात्रा दर्शाते हैं। अब क्या है, व्यक्तिगत मांग की बात कर रहे हैं तो ₹1 कीमत होने पर कितनी मांग की जाती है दोस्तों, 4 मांग की जाती है। यानी कि क्वांटिटी कितनी, 4 आइसक्रीम खरीदी जाती है। ₹2 कीमत होने पर 3 आइसक्रीम खरीदी जाती है और ₹3 यानी कि कीमत हमारी क्या है दोस्तों, बढ़ रही है, बढ़कर 3 हो जाती है। तो उसकी मात्रा क्या है, मांग हमारी घटकर 2 हो जाती है और कीमत बढ़कर यदि 4 हो जाएगी तो मात्रा कम होकर हमारी 1 रह जाएगी। यानी कि मांग वक्र हमारा क्या हो रहा है, मांग हमारी कम हो रही है। तो इनका हम यदि वक्र प्रदर्शन करेंगे तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। अब इन दोनों का देखो, बाजार के अंदर अभी तक हमने एक ही उपभोक्ता माना, यदि ए और बी मानते हैं, 2 उपभोक्ता मानते हैं तो उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन तो करेंगे। तो इस प्रकार का हमारा वक्र बनेगा और इसे जोड़कर यानी पूरे बाजार के उपभोक्ता हमने संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं तब हमारा क्या आएगा, बाजार मांग वक्र हमारा सामने आएगा। तो इनकी परिभाषाएं और इनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, देखो ₹1 कीमत होने पर ए तो खरीदता है 4 आइसक्रीम और बी खरीदता है 5 आइसक्रीम। बाजार मांग वक्र में क्या करेंगे, ₹1 में टोटल कितनी होगी, 5 और 4 9, यानी कि 9 डिमांड होती है। बाजार में जो सभी उपभोक्ता है वो 9 आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं। ₹2 कीमत होने पर ए 3 आइसक्रीम खरीदता है और बी जो है वो 4 खरीदता है, यानी 4 और 3 कितनी हो जाएगी, 7 हमारी मांग हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ₹3 कीमत होने पर ए 2 ही आइसक्रीम लेता है और बी हमारा 3 आइसक्रीम लेता है, यानी 3 और 2 5 हमारी बाजार की मांग हो जाएगी। और ₹4 होने पर केवल और केवल 1 आइसक्रीम ए लेता है और बी हमारे कितने लेता है, 2 आइसक्रीम लेता है, यानी 2 और 1 3, बाजार की मांग घटकर कितनी रह जाएगी दोस्तों, 3 रह जाएगी। इन सभी चारों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाजार मांग वक्र हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मांग फलन यानी फलन का क्या लेंगे दोस्तों, निर्धारित करने वाले तत्व। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो मांग किन किन से प्रभावित होती है, तो नंबर 1 होती है भी वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत क्या करती है भाई, कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। यानी वस्तु की कीमत क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है, इसलिए इसे
क्या कहते हैं हम, डिमांड को प्रभावित करने वाले फलन यानी प्राइस, वस्तु की कीमत दोस्तों। नंबर 2 है संबंधित वस्तु की कीमत। अब संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है पूरक वस्तु और एक होती है प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है, प्रतिस्थापन यानी जिसके स्थान पर हम दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो चाय की जगह हम कॉफी पी सकते हैं, उसी तरह हम बॉल पेन की जगह अपना इंक वाला पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो भाई, वस्तु जो है संबंधित वस्तु किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो प्रतिस्थापक वस्तु किस प्रकार से मांग को प्रभावित करेगी। तो प्रतिस्थापक वस्तु क्या है, यदि एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है तो प्रतिस्थापक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखो क्या कहा है मैंने, कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है ना, लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन यानी कि मैं मान के चलूं मेरे पास चाय है और एक कॉफी है, तो चाय की कीमत बढ़ जाने से लोग कहां पे चले जाएंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे, और कॉफी पिएंगे तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापक वस्तु में क्या है, एक वस्तु की यानी कि चाय की कीमत बढ़ गई, एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जो इसके ग्राहक थे, चाय के ग्राहक थे, वो कॉफी पर ट्रांसफर हो जाएंगे और वो कॉफी पीने लग जाएंगे। उसी प्रकार यदि हम ये मान के चले कि चाय की कीमत कम हो गई है, तो चाय की कीमत होने से ग्राहक जो क्या थे, कॉफी पर थे, वो चाय पर आ जाएंगे, यानी अब कॉफी महंगी है तो चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मांग कम हो जाएगी। यानी एक वस्तु की मांग, कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, और एक वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये होता है प्रतिस्थापन में। और पूरक वस्तु मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है दोस्तों, तो पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे एक का उपयोग दूसरी को बनाने में किया जाता है दोस्तों। अब दूसरी को बनाने में कैसे कहेंगे हम, जैसे हमारे पास में क्या है, पेन है और उसके अंदर इंक ही न हो तो वो कोई काम का नहीं होता, यानी कि इंक और पेन क्या होते हैं दोस्तों, पूरक वस्तुएं होते हैं। यानी कि पेन की कीमत बढ़ेगी तो इंक की कीमत भी बढ़ जाएगी, है ना। और क्या है, पेन की कीमत कम होने से इंक की भी कीमत कम हो जाती है। तो पूरक वस्तुएं मांग को प्रभावित किस प्रकार से करती हैं भाई, एक वस्तु की कीमत बढ़ जाने से दूसरी वस्तु की क्या है, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाती है। यानी कि पूरक और प्रतिस्थापन में यही फर्क है। एक वस्तु, प्रतिस्थापन में क्या था, एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, लेकिन पूरक में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो पूरक है एक दूसरे का, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी कि पेन की कीमत बढ़ जाने से इंक जो है इसमें डलने वाली है वो भी महंगी हो जाएगी, और अब इंक की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी कीमत क्या है, ज्यादा हो गई है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है दोस्तों, पर्स में यदि पैसे हैं, ज्यादा रुपए हैं तो हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे, यानी मांग ज्यादा होगी, और यदि रुपया नहीं है, अपनी आय नहीं है, तो हम मांग भी नहीं करेंगे, क्योंकि बगैर पैसे यहाँ पे बाबू भैया कुछ नहीं आता। यानी कि आय बढ़ने से मांग बढ़ती है और आय कम होने से मांग कम हो जाती है। रुचि तथा प्राथमिकताएं, अब रुचि तथा प्राथमिकताएं क्या होती है दोस्तों, सर्दी के टाइम में ऊनी वस्त्र लेने में हमारी रुचि बढ़ जाती है, या हम कहें कि प्राथमिकता हो जाती है हमारी, भाई हमें सर्दी के कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे। तो जिस चीज की ज्यादा प्राथमिकता या जिस चीज में रुचि उसकी मांग ज्यादा, और जिस चीज में रुचि नहीं होगी तो वो हमें चाहिए भी नहीं, यानी उसकी मांग कम। वैसे ही जिस चीज की प्राथमिकताएं हमें ज्यादा नहीं होती तो उसका हम क्या है, मांग भी कम करते हैं। प्राथमिकता में क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, इनके लिए हमें क्या है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी प्राथमिकता है। तो अनाज हमें क्या है, उसकी कीमत बढ़े या घटे, अनाज तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत यानी जितनी ज्यादा आवश्यकताएं उतनी ज्यादा उसकी मांग बढ़ जाती है, मांग को प्रभावित करते हैं। और जिसकी जितनी आवश्यकता कम होती है उसकी मांग उतनी ही कम हो जाती है। और जिस चीज में हमारी रुचि बढ़ जाती है
उसकी मांग भी हम बढ़ा देते हैं, और जिसे खरीदने में हमारी रुचि नहीं होती उसकी मांग भी कम हो जाती है। संभावनाएं दोस्तों, संभावनाएं क्या होती है? भविष्य में होने वाली घटनाएं। यदि हमें ये बता दे कोई कि भविष्य में सोना तो सस्ता हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? आज सोना नहीं खरीदेंगे, यानी उसकी वर्तमान में मांग कम हो जाएगी। और यदि हमें कोई ये बोले कि आने वाले समय में जमीनों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हम आज क्या करेंगे? जमीन लेने के लिए बहुत ज्यादा क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, यानी उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो संभावनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती है? यदि भविष्य में सकारात्मक होने की संभावना है, यानी कीमतें बढ़ने की संभावना है, तो उसको हम आज ही मांग बढ़ा देंगे। और भविष्य में ये लगे कि उसकी कीमत नहीं रहेगी, तो हम मांग अब क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों हमारी, ये तो थी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले। अब पूरे बाजार को कौन कौन प्रभावित करता है दोस्तों? तो पूरे बाजार को, यानी एक व्यक्ति की तो देखो मांग कम ज्यादा हो सकती है इन बिंदुओं से, लेकिन बाजार के अंदर जो सभी उपभोक्ता है उनको तो इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनके लिए कुछ अलग क्या किए हैं? पॉइंट निर्धारित किए हैं। बाजार को कौन कौन प्रभावित करते हैं? जनसंख्या, यानी कि एक क्षेत्र की जनसंख्या यदि अधिक हो जाए, अचानक से बढ़ जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। और जनसंख्या यदि कम हो जाती है तो मांग भी क्या होती है? पूरे बाजार यानी पूरे क्षेत्र की मांग कम हो जाती है। सरकार की नीति, यदि किसी वस्तु पे अब जीएसटी कम कर दिया सरकार ने, तो लोग क्या करेंगे? बाजार के सभी लोग उसे क्या करेंगे? ज्यादा परचेज करेंगे, यानी कि मांग ज्यादा रहेगी। और यदि किसी वस्तु पर सरकार द्वारा नीति द्वारा जीएसटी बढ़ा दी जाती है, तो वो चीज महंगी पड़ने लग जाएगी और उसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। तो बाजार में क्या है? सरकार की नीतियां प्रभावित करती है बाजार मांग को, और जनसंख्या प्रभावित करती है। जलवायु तथा मौसम, जलवायु तथा मौसम क्या है दोस्तों? कि सर्दी का मौसम आने पर हम गर्म कपड़ों की मांग सभी लोग करते हैं सामान्य रूप से, तो उसकी मांग ज्यादा हो जाती है। जलवायु में क्या करते हैं दोस्तों? गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं? ऊनी वस्त्रों की मांग सभी लोग करने लग जाते हैं, तो क्या करते हैं? पूरे बाजार को ही प्रभावित करते हैं। उसके बाद आय का वितरण, यदि सभी लोगों के पास समान रूप से आय हो, यानी कि खरीदने वाले लोगों के पास, सभी के पास पैसे हो, तो मांग ज्यादा हो जाती है। और यदि आय का वितरण असमान रूप से हो, यानी कि एक वर्ग जो कम लोग हैं वो ज्यादा अमीर हो और अधिक लोगों के पास पैसा न हो, तो मांग क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है। और जितने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतने ही लोगों द्वारा मांग बढ़ाई जाएगी, यानी बाजार मांग को ये भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो बाकी का जो कुछ चैप्टर रहा है वो हम क्या करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अभी तक हमने जो किया है वो क्या कर लिया है? मांग का जो व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और बाजार मांग अनुसूची, और बाजार मांग वक्र। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपनी मांग के नियम। मांग का नियम क्या कहता है दोस्तों? बिल्कुल ही सिंपल सा नियम है मांग का नियम। नियम यानी कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें होती है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है दोस्तों? कि अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में क्या होता है दोस्तों? जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। क्या कहा दोस्तों? कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग में वृद्धि होती है। तो हम बात देखो मान के चलते हैं दोस्तों कि यदि बाजार के अंदर कोई वस्तु हमें 9 रुपए में मिलती है, तब लोग क्या करते हैं? उसकी 150 इकाइयां खरीदते हैं। और यदि कीमत उसकी कम होकर जो 8 रुपए हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे? उसकी मांग ज्यादा बढ़ाकर कितनी? 200 इकाइयां परचेज करते हैं। और उसी प्रकार यदि कीमत 9 की बजाय 10 रुपए हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? मांग कम कर देंगे, 150 की बजाय 100 ही इकाइयां परचेज करते हैं। तो नियम क्या कहता है दोस्तों? एक निश्चित समय में अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तब मांग में क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। और यदि कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार इसे हम देखते हैं। देखो यदि किसी वस्तु की कीमत जो है QP है, कितनी है? QP है, तब उसकी डिमांड कितनी है दोस्तों? QL है, QOL है।
प्राइस यदि किसी चीज का ओपी है तो डिमांड उसकी जो है कितनी खरीदी जाती है, ओएल खरीदी जाती है। और कीमत यदि कीमत कम होकर OP1 हो जाती है, कीमत कीमत कितनी हो जाती है दोस्तों, OP1 हो जाती है। अब कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड कितनी हो जाती है दोस्तों, L से L1 बढ़ जाती है, यानी कि OL1 हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम ये मान के चले भी कीमत उसकी OP1 थी, पहले कितनी थी, OP1 थी, तो उसकी लोग क्या करते हैं भाई, OL वस्तु का जो है खरीदते हैं। और इसी प्रकार यदि उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है, P1 से P बढ़ जाती है, तो उसकी L1 से L तक उसकी क्या है, मांग कम हो जाती है, OL रह जाती है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे किया, कीमत बढ़ने से मात्रा क्या है, मांग क्या होती है, कम होती है दोस्तों, और कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम क्या है, अभी कुछ मान्यताएं होती है, ये जरूरी है। देखो, एक तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन, अन्य बातें समान रहने पर, वो अन्य बातें कौन सी होती है दोस्तों, कीमत को छोड़कर उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि आय स्थिर होना चाहिए, वस्तु की केवल कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमत में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान के चलते संबंधित वस्तु कौन सी होगी दोस्तों, पेन के साथ में शाई होगी। अब शाई इंक की जो कीमत बढ़ जाएगी तो पेन की भी कीमत बढ़ जाएगी ना। तो अन्य बातों में क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कीमत में भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी अन्य बातें जो हमने की है वो सभी क्या होनी चाहिए, अपनी जगह पे स्थिर होनी चाहिए, तभी ये मांग का नियम लागू हो सकता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है दोस्तों, मांग का जो वक्र बनाया जाता है वो क्या ऊपर नीचे क्यों होता है, तो देखो उसके कुछ कारण है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी घटती सीमांत उपयोगिता क्या है दोस्तों, जब हमें क्या है किसी भी चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है तो उसकी मांग हम ज्यादा करते हैं, और जैसे जैसे उसकी जो है उपयोगिता कम होती जाती है तो उसकी मांग भी कम होती जाती है। हमें भूख लगती है तो हमें क्या है, ये मान के चलते हैं कि हम 10 सेब खा सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी तो हमने क्या कर लिया, 10 सेब खा लिए। लेकिन जब हमारी भूख कम होती है तो हम क्या करते हैं, 5 ही सेब खाते हैं। यानी कि हमारी उपयोगिता जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा मांग ज्यादा होती है। और सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे घटती जाती है, यानी हमने 1 सेब खा लिया तो अब हमारी भूख कम होगी तो हमारी मांग कम होती जाएगी। 2 खाने के बाद हमारी और मांग कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हमारा जो है खाने की भूख हमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तो हम और वस्तुओं की डिमांड भी नहीं करेंगे। यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लगने के कारण मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव दोस्तों, यदि हमारे पास किसी वस्तु पर क्या पैसा ज्यादा है, आय ज्यादा है, तो मांग भी ज्यादा करेंगे, और यदि हमारी आय कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वस्तु की मांग भी कम करते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव दोस्तों, यदि दूसरी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इस वस्तु की मांग को ज्यादा करते हैं। और उसी प्रकार यदि प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत क्या है, गिर जाएगी, तो हम इसकी मांग कम करके उस वस्तु को ज्यादा अधिक प्रेफर करते हैं, खरीदते हैं। उपभोक्ता समूह का आकार, जितने ज्यादा उपभोक्ता होंगे दोस्तों तो मांग उतनी ही ज्यादा होती है, और जितने उपभोक्ता कम होते जाएंगे मांग उतनी ही कम होती जाएगी। विभिन्न उपयोग, यदि एक वस्तु के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे दूध का उपयोग हम मक्खन जो है अपना पनीर बनाने में कर सकते हैं, मिठाइयाँ बनाने में कर सकते हैं, तो जितने ज्यादा उपयोग होंगे जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी। ऐसे मान के चलते हैं, अभी चना क्या है, आपके बुक का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, अभी चना व्यक्ति भी खाते हैं और हम घोड़ों को भी खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों जब व्यक्ति को खिलाएंगे तो उसकी क्या है, मांग कम होती है, और उसकी प्राइस कम होने के कारण हम क्या करते हैं, चने को घोड़ों को भी खिलाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जितनी ज्यादा हम क्या करेंगे, व्यक्ति भी खाएंगे और घोड़े भी खाएंगे, तो उसकी मांग क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद होते हैं दोस्तों, जैसे क्या है कि भी मांग कीमत भी बढ़ जाए और उसकी मांग भी बढ़ जाए। वैसे तो क्या होता है, कीमत और मांग में क्या होता है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, यानी ऋणात्मक संबंध होता है, दोनों में विपरीत संबंध होता है। प्राइस हमारा बढ़ता है तो उसका जो डिमांड क्या होती है दोस्तों, कम होती है। लेकिन अपवाद में ये नहीं होता, अपवाद में क्या होता है, प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है दोस्तों कब होता है,
जब कोई अपवाद लागू हो जाते हैं, जैसे प्रतिष्ठापक वस्तु, अब हम ज्वेलरी मानते हैं, सोना, या फिर हम ये मानते हैं चमचमाती बड़ी सी अच्छी गाड़ी, उसकी कीमत ज्यादा, तो लोग उसकी डिमांड भी इच्छा करेंगे, यानी अपनी प्रतिष्ठा लोगों में ये दिखाएंगे कि भी हम तो पैसे वाले हैं। अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए क्या करेंगे, लोग उस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, और जिस चीज की कोई कीमत ही नहीं होती तो उसको खरीदते भी नहीं है। यानी कि ये तो हर किसी व्यक्ति के पास हो सकती है। तो जिस चीज की प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, उनकी कीमत में क्या होता है, कीमत बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ जाएगी, और कीमत कम हो जाएगी तो उनकी मांग कम हो जाएगी। वैसे ही अज्ञानता, कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं दोस्तों, उनको ये मानना होता है कि भाई ज्यादा पैसे वाली चीज क्या होती है, ज्यादा बढ़िया होती है। जैसे कि चावल का रुपया, चावल को हम देखते हैं भाई, चावल में क्या करते हैं लोग, चावल की यदि कीमत बढ़ जाएगी तो सभी लोग ये सोचेंगे भी हाँ वो अच्छी कीमत है, उसकी कीमत ज्यादा है तो क्या मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो उसकी अच्छी जो है ज्यादा मांग कर लेते हैं। उसी प्रकार क्या करते हैं, कोई ज्वेलरी होगी या फिर हम कुछ ऐसी गिफन वस्तुएं देख लेते हैं जो हमें क्या लगता है कि भी उनकी कीमत ज्यादा होने के कारण वो हमें इंपॉर्टेंट नजर आती है, यानी कि वो अच्छी उपयोगिता वाली नजर आती है। तो अज्ञानता के कारण भी क्या होता है, कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने से उनकी मांग कम हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।